एक आपका स्वागत करता हूँ आपके स्टडी चैनल में, जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो चलिए आज हम कुछ बेहतरीन टॉपिक को कवर करते हैं और इन टॉपिक को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले टॉपिक्स में हम आज पढ़ेंगे बुक नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में, कि भारत ने विदेशों से कैसे संबंध बनाए या भारत के विदेशी संबंध क्या हैं, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, मुझे खुद भी पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन तब भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियोस ज़रूर बना रहा हूँ। पूरी वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ढंग से समझ में आए, और आज मैं अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि भारत की विदेश नीति क्या है और कैसी है। हो सकता है मैं इस वीडियो को 2 लेक्चर में कंप्लीट करूं या सिंगल में कंप्लीट कर दूं, आपको देखना है, आप देखते रहिएगा। रेकमेंडेड मेरा यही है कि मैं स्लो बोल रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं 1.25 पे भी लगा के इसे वीडियोस को जल्दी देख सकते हैं ताकि आपकी वीडियो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसका आगाज़ करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या चैप्टर है विदेश नीति। तो सबसे पहली बात, कोई भी देश का विदेश नीति का अर्थ क्या होता है। विदेश नीति का मतलब समझते हैं कि कोई भी देश विदेश से संबंध बनाता क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो देखो, प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ संबंध की स्थापना में एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करते हैं, इसे विदेश नीति कहते हैं। मतलब हर देश किसी न किसी देश के साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध बनाता है और उसी संबंध बनाने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाता है, उस तरीके को ही विदेश नीति कहा जाता है। भारत में विदेश नीति के जनक जो थे वो नेहरू जी को माना जाता है, क्योंकि नेहरू जी ही भारतीय विदेश नीति के जनक के रूप में जन्मे और उन्होंने ही लोगों को या पूरे भारत को समझाया कि किस प्रकार दूसरे देशों से आपको संबंध स्थापित करने हैं। ठीक है, भारतीय विदेश नीति का इम्पोर्टेंट चीज हम जानते हैं। भारत बहुत चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी की कहानी आपने तो सुनी होगी और आपको पता है कि भारत कितनी कठिनाइयों से आज़ाद हुआ। और कहते हैं जब आज़ाद भी तो हुआ, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी भारत के सामने 2 चुनौतियां महत्वपूर्ण आकर खड़ी हो गई। पहली चुनौती कि वह 2 चुनौतियां आकर खड़ी हो गई, जिसमें पहली चुनौती थी कि वो अपनी आज़ादी को बचाए रखे और दूसरी चुनौती थी कि वो गुटों से बचे। अब कौन से गुट बन गए आपको पता है। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो उसके बाद 2 ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई, जहां पर एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। तो पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। भारत को चिंता ये थी कि कैसे अपने आप को उस ध्रुव से बचाए। ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, मैंने बताया ना, इनकी दूरदर्शिता के साथ भारत ने विदेश नीति तय की। इन्होंने ही सोच ने भारतीय विदेश नीति को तय की। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू एवं पहले विदेश मंत्री भी यही थे जवाहरलाल नेहरू, की अमिट छाप है इसकी भारतीय विदेश नीति पर, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे कुछ परिस्थितियां क्रिएट की, ऐसे कुछ चीजें बनाई जिससे क्या रहा, भारत बचा रहा किससे, गुटों में जाने से। तो इन्हीं की इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, यही इंपॉर्टेंस बताते हैं कि किस प्रकार से भारतीय विदेश नीति चली। तो कहते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत आजाद हुआ था और उस समय लगभग संपूर्ण विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। ऐसे में भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ भारत के विदेश नीति तय की। और भारत की विदेश नीति पर देशों के पहले प्रधानमंत्री विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप पड़ी थी। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी छाप की थी, यहाँ पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी थी। आ जाइए आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नेहरू जी के विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या थे 3 प्रमुख उद्देश्य। तो पहला था कि भैया संघर्ष से प्राप्त राजनीति के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, अर्थात हम अपनी संप्रभुता हमेशा बनाए रखेंगे। इतनी संघर्ष से हमें आज़ादी मिली है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा किसी भी प्रकार का। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अगर आप मेरे साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको मेरी क्षेत्रीय अखंडता की इज्जत करनी होगी। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज इन्होंने कहा
तेज गति के साथ आर्थिक। अगर मैं आपसे संबंध जोड़ रहा हूँ तो मेरा मेन मोटो होगा कि मेरा और आपका तेज गति से क्या होता रहे, डेवलपमेंट होता रहे। भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत ये तो थे। नेहरू जी की विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे। नेहरू जी के खुद मानना था कि भैया हम अपने संघर्ष जो हमें आज़ादी मिली उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे। तीसरा चीज़, तेज गति के साथ हम बहुत तेजी से अपना आर्थिक डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद भारतीय विदेश नीति के तीन प्रमुख सिद्धांत। भारतीय विदेश नीति के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है? पहला, गुटनिरपेक्षता। दूसरा, निशस्त्रीकरण। तीसरा, वसुधैव कुटुंबकम। चौथा, अंतरराष्ट्रीय मामले में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी। पांचवा, पंचशील। फिर साम्राज्यवाद का विरोध और अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। नेहरू जी ने कहा भैया हम अपनी आजादी को गायब नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारी विदेश नीति की खास बात यह है कि हमें भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो। हम आर्थिक गति से बहुत तेजी से लाभ करेंगे। भारत की विदेश नीति की क्या इंपॉर्टेंस थी भैया? गुटनिरपेक्षता। दूसरा, निशस्त्रीकरण। तीसरा, वसुधैव कुटुंबकम। चौथा, अंतरराष्ट्रीय मामले में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी। पांचवा, पंचशील। छठा, साम्राज्य का विरोध और अंतरराष्ट्रीय विवाद का शांतिपूर्ण हल। ये जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही भारत की विदेश नीति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने। तो सबसे पहले जो बात की थी हमने गुटनिरपेक्षता की, तो चलिए आ जाइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। गुटनिरपेक्षता क्या है? तो आपको पता है गुटनिरपेक्षता की नीति, आपको पता है इतने कठिन परिश्रम के बाद आज़ादी मिली, अब इसको बनाए रखना था और 2 ध्रुवीय विश्व में जाने से बचना था। तो भारत के तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। अंततः दोनों देशों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनी विदेश नीति का प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकृत किया। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपने प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकृत किया। अब ये गुटनिरपेक्ष है क्या? तो गुटनिरपेक्ष था क्या? एक आंदोलन था जिसके जरिए क्या था, जिसके जरिए ये करना था भारत को कि जो यूएसए और यूएसएसआर 2 खेमे बने हुए थे, उन दोनों खेमों से खुद को दूर रखना। इस नीति द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमे तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठन नाटो, वार्सा पैक्ट आदि से अपने आप को दूर रख सका। क्योंकि अगर भारत इन दोनों खेमों में से किसी का सदस्य होता तो उसको अपनी सदस्यता यहाँ पर दिखानी पड़ती। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक और सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका। एशिया, अफ्रीका और 9 स्वतंत्र देशों ने मध्य भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण व एक विशिष्ट स्थिति की संभावना को भांपते हुए औपनिवेशिक की प्रक्रिया का समर्थन किया। तो क्या समझ रहे हैं भैया? भारत अपना तो आया ही आया, जितने नए नए आज़ाद हुए थे देश, सभी को धीरे धीरे उसने शामिल किया। इससे क्या था, इससे भारत को क्या फ़ायदा मिला? तो भारत को ये फ़ायदा मिला, देखो भारत दोनों में से किसी खेमे में तो नहीं था, लेकिन अगर भारत को कभी भी ज़रूरत पड़ती तो वो दोनों में से किसी भी खेमे में मदद दे सकता था, क्योंकि उसने दोनों में से किसी का समर्थन ही नहीं किया, ना किसी का विरोध किया था, तो दोनों में से किसी से भी सहायता ले सकता था। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, कब शुरू हुआ था? तो भैया गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों से अपने आप को बचाए रखना था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में हुआ था, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसके संस्थापक देश हैं 5। इसके संस्थापक देश हैं 5, जिसमें है इंडोनेशिया, इंडिया, घाना। ठीक है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, घाना है, मिस्र है, और एक आपका और है मिस्र है, और एक और है। 4 मतलब 5 देश हैं इसके। ठीक है, पहला है आपका इंडिया। ठीक है, इंडिया है, घाना है, और आपका इंडोनेशिया है, मिस्र है, और एक और है। 5 देश हैं इसके संस्थापक देश हैं। ठीक है, क्लियर? वर्तमान में
इसके तृतीय विश्व युद्ध में तृतीय विश्व के 120 देश हैं। मतलब कहते हैं कि इसमें अभी वर्तमान सदस्यों की संख्या 120 है। 2016 में इसका 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में संपन्न हुआ और 18वां सम्मेलन इसका 2019 में अजरबैजान में प्रस्तावित है। मतलब होना है, ऐसा लिखा गया कि होगा, वो हो चुका है। अब इसका अगला सम्मेलन जो होना था वो होना था, बट कोरोना के टाइम से अभी कुछ इसमें हो नहीं सका। एफ्रो एशियाई एकता क्या है? नेहरू द्वारा भारत में एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए थे। नेहरू ने क्या किए थे? अभी मैंने बोल दिया एफ्रो एशियाई सम्मेलन। तो ये क्या था एफ्रो एशियाई सम्मेलन? तो नेहरू जी को क्या करना था, जो नए स्वतंत्र देश थे एशिया और अफ्रीका के, उनके साथ अपने आप को संपर्क बनाए रखना था। तो उन्होंने 1940 से 50 के दशक में नेहरू ने बड़े मुख स्वर में एशिया एकता को परोकारी की। नेहरू ने जो नए नए स्वतंत्र देश थे उनको अपनी तरफ जोड़ा, और जब जोड़ा ना तो नेहरू की अगुवाई में 1947 में एशिया संबंध सम्मेलन का आयोजन कर डाला। 1947 में नेहरू ने एशिया संबंध का आयोजन कर डाला। नेहरू की अगुवाई में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। 1949 में इंडोनेशिया को आज़ादी का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत ने उपनिवेश की प्रक्रिया का समर्थन किया, पर खासकर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति चल रही थी उसका भी विरोध किया। ठीक है। इंडोनेशिया के शहर बांडुग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में आयोजन किया गया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। जिससे क्या पड़ी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। तो इतना शायद आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।